नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है, मैथमेटिकल फिजिक्स। फिजिक्स को कॉन्सेप्ट समझने के लिए थ्योरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। कोई भी डेरिवेशन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही ज़रूरी हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मैं यहाँ आज आपको समझाऊंगा जो मैथमेटिकल टूल्स आपको फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका यूज़ हर एक क्वेश्चंस में मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप कैलकुलेशन तो करेंगे ही, कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होगी आज मैं पूरा आपको डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर चीज़ें, जिनमें से मेन टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ग्राफिकल मेथड, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका है बेसिक अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। लास्ट में एक दो अगर कुछ और टॉपिक बचेंगे वो, और इनका क्या यूज़ है मैथ फिजिक्स में, वो थोड़ा सा आज हम समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है, आपने सुना होगा अगर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफिकल मेथड ये ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री आपने सुना ही है। बेसिक अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, अदर्स में कुछ और टॉपिक डिस्कस करने के जो लायक होंगे वो हम समझा देंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। देखो, इसके कुछ फार्मूले आपके स्क्रीन पर मैंने दिखा रहा हूँ, लिखे हैं। इन फार्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है और इनको एक कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे मैं आप बोलूँगा तो वो समझना पड़ेगा आपको। डी का मतलब है यहाँ पर डी बाई डी एक्स एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये होते क्या है, थोड़ा सा इनको डिटेल में समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा समझाऊं अगर तो ध्यान से देखिए। जैसे आपको यहाँ पर साइड में कुछ लिख रहा हूँ, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 - 2 कितना होता है? 0। 2 × 2 कितना होता है? 4। और 2/2 कितना होता है? 1। देखो, 2 और 2 तो वही है, लेकिन बीच में ऑपरेटर बदल गया, इनको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर बदल जाने से उनका रिजल्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस तरह अगर कोई फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y के सामने हम दो ऑपरेटर लगाएंगे, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन fx, और इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे ऐसे, फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x। और जब fx के सामने dy dx लगेगा उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। जब फंक्शन के सामने ऐसे लहराता हुआ साइन लगेगा उसे कहेंगे इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। इनका काम क्या होता है बेसिकली? तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? टू रिड्यूस एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है? टू एक्सपैंड एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को एक्सपैंड वाइड करने का काम करता है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएशन रिड्यूस करेगा उसी फंक्शन को इंटीग्रेशन एक्सपेंड कर देगा, जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन एक्सपेंड करेगा उसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले फॉर्मूले आपको बता दूं, फिर इसमें आप देख लीजिएगा ये अच्छे से। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा n x की पावर n-1। साइन x का आएगा cos x, cos x का आएगा माइनस साइन x, tan x का आएगा sec स्क्वायर x, cot x का आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये cosec लिखा है, ठीक है ना। sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। मैं इसे लिखा था तो 2 + 3 कितना आएगा? 5, और 3 - 2 कितना आएगा? 1। ऐसे ही अगर x की पावर n फंक्शन है
और उसके साथ में डिफ्रेंसिएशन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या मैंने बताया था, रिड्यूस एनी फंक्शन, तो एक पावर क्या होगा, रिड्यूस। जहाँ साइन एक्स होगा उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ठीक है, लॉग ए एक्स का 1/x लॉग ए, ठीक है, लॉग मॉड एक्स का 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फार्मूले ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स तो लिखा है, हाइपरबोलिक का भी लिखा है और ध्यान से देखेंगे, और हाइपरबोलिक इनवर्स के भी फॉर्मूले लिखे। तो ये बेसिकली आपके सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इनके कुछ एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड एज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस साइन एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं dy dx ऑफ y यानी कि fx इक्वल टू dy dx किसका करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस साइन एक्स। देखो इसको अलग अलग करना चाहो तो कर लो, dy dx एक्स क्यूब प्लस dy dx 3x प्लस dy dx साइन एक्स। अब देखो मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे अभी, जिसमें dy dx एक्स की पावर n का क्या था, n बाहर आएगा और एक x की पावर रिड्यूस हो जाएगी n माइनस वन। यहाँ देखो x की पावर कितना, 3, तो 3 बाहर आएगा तो 3, x पावर 1 कम तो 3 माइनस 1 प्लस। देखो जब x फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होता है वो चुपचाप लिखा रहता है, लेकिन यहीं अगर अकेले लिखा होता है dy dx ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, हो जाएगा 0। लेकिन जब फंक्शन के साथ आएगा dy dx ax तो a बाहर आएगा और dy dx ऑफ y हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, जबरदस्त। तो यहाँ देखो 3 बाहर आ गया, dy dx ऑफ x, x की पावर कितना है 1, तो 1 बाहर आ गया और x की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आगे आपको यूज होगा, जिस फंक्शन का करते हैं उस फंक्शन के अलॉन्ग तो उसका 1 होता है, dy dx ऑफ x इज 1 प्लस साइन एक्स का आप देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है साइन एक्स का क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा, साइन एक्स का ये साइन एक्स का कॉस एक्स लिखा है ये, है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स का कितना आ जाएगा, साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, तो ये जाएगा 3x 3 माइनस 1 2 प्लस 3 1 जा 3, एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 यानी कि 1 आया, तो इसकी इसलिए मैंने वाली कितनी लिखी थी, 1 लिखी थी, तो 3 1 जा 3 प्लस कॉस एक्स। ये इसका डिफ्रेंसिएशन का आंसर आपका आया। मतलब कोई भी फंक्शन हुआ, ये फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस साइन एक्स था, उसको रिड्यूस करके क्या बना दिया, डिफ्रेंसिएशन करके x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं। तो इस तरह कोई भी फंक्शन होगा, हम आगे एग्जांपल देंगे आपको, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जो फार्मूले इंपॉर्टेंट थे, बाकी एक्स्ट्रा मैं बताता रहूँगा। इससे अगर अब पहले क्या बताया था, एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन में पावर कम हो जाती थी, n माइनस 1 हो जाती थी। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्या करता है, उसको एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड फंक्शन को करता है, मतलब पावर बढ़ जाएगी। तो एक्स पावर n में यहाँ पावर एक कितनी हो गई, देखो n प्लस 1 हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका फॉर्मूला आ गया एक्स पावर n का एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की पावर n का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, मतलब फंक्शन के ऊपर पावर लेगा है ना, तो पहले इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो ए का क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और फिर दोबारा जो करेंगे वो डिवाइड में लिखेंगे, तो a इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a आएगा, x का 1 हो जाएगा, b का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, देखो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको ध्यान से देखना है, तो देखो यहाँ पर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स का
इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग एक्स, 1/ax प्लस बी का होगा 1/log ax प्लस बी अपॉन ए की पावर एक्स का होगा e की पावर x का होगा इतना sin x का माइनस cos x, क्योंकि cos x का माइनस sin x था। डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर जस्ट अपोजिट होते हैं दोनों के दोनों, sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cos स्क्वायर x का माइनस cot x। ऐसे और भी फार्मूले हैं, वो आगे बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इज 3x स्क्वायर प्लस cos x। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस cos x dx। अलग अलग कर सकते हो, तो देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन cos x। 3 x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos x का कितना होगा देख लो, sin x। अब देखो प्लस कांस्टेंट c लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में जब कोई लिमिट नहीं होती तो वहां पर प्लस में कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड में एक लिमिट होगी कि यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, इतनी छोटी तार को इतना एक्सपेंड करना है, तो एक लिमिट होगी ना, सीमा कहते हैं इसको। तो ये सीमा यहाँ से लोअर लिमिट से फाइनल लिमिट, लोअर लिमिट से फाइनल लिमिट होगी, तो उसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जब लिमिट नहीं होगी तो हम एक कांस्टेंट लगा देंगे जो उसकी लिमिट को आगे शो करेगा। तो ये देखो, ये 2 प्लस 1 कितना होगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर 2 प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देखो ये आपका फंक्शन क्या था 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही फिर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर आएगा डिफरेंशिएशन करने पे 3x स्क्वायर, ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम आया कि नहीं आया। तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैं इसको एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आपको समझा करके, तो आप देखिएगा। मान लीजिए एक तरफ मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, एक तरफ लिखता हूँ आपको इंटीग्रेशन। दिखेगा जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कितना आएगा, n x की पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n आएगा, एक पावर ज़्यादा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस जो कांस्टेंट होगा सी हो जाएगा। मैं हर बार कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड रहेगा। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स होगा कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का कितना होगा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा अपोजिट डी एक्स माइनस कॉस एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का होगा लॉग एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का होगा 0, तो इसी तरह इंटीग्रेशन 0 का होगा, ठीक है ना, 0 मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा, तो कांस्टेंट, खत्म कहानी। इस तरह डी बाई डी एक्स
एक्स का कितना होगा 1, इंटीग्रेशन 1 का कितना होगा एक्स, डी बाई डी एक्स tan एक्स कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा tan एक्स। देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जो एक को एक्सपेंड करता है वो दूसरे को क्या करता है रिड्यूस करता है, जो किसी को रिड्यूस करता है वो दूसरे को क्या करता है एक्सपेंड करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे इसमें मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूं, एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं बता रहा, अभी सिर्फ सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जाल मान लो जैसे लिखा है कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिफाइंड एज, मान लो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कह रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन भी ज्ञात करो और इंटीग्रेशन भी ज्ञात करो। फाइंड dy बाई डी एक्स एंड फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, दोनों निकालना है आपको। तो आप निकाल के बता दीजिए, ये आपका फंक्शन है। तो देखिए पहले मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बताता हूँ। तो dy बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर रूट का मतलब कितना, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/, ये जाएगा अलग अलग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, दूसरे के लिए प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2। अब ये क्या होता है, वही कहानी कि डिफ्रेंसिएशन में n बाहर आता है कि 1/2 बाहर आएगा, एक्स की पावर n-1 n की 1/2 -1, जैसे इसमें -1/2 बाहर आएगा, यहाँ एक्स की पावर -1/2 -1, ये आएगा 1/2, 1/2 -1 कितना आएगा -1/2, ये -1/2, एक्स की पावर कितना आएगा -3/, तो 1/2 कॉमन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का क्यूब आएगा, नहीं आएगा, अंडर रूट एक्स का होल क्यूब है ये, क्योंकि 3/2 है ना, नीचे आया माइनस लगने की वजह से, ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन देख लो, तो इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2 dx। तो यहाँ पावर इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पावर क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, प्लस यहाँ होगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी लगाने की जरूरत है भी नहीं भी है। तो यहाँ x/2 प्लस 1 कितना होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स की पावर 1 - 1/2 1/2 अपॉन 1 - 1/2 1/2, ये जाएगा 2/3 अंडर रूट एक्स का क्यूब, 2 पावर 3 है ना, अब प्लस 2/1 अंडर रूट, ये पावर में 3/2 भी कर सकते हो, ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार करता क्या है, ये किसी प्लेन या किसी वॉल्यूम या किसी लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो करता है, किसी पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है कोई नहीं बता सकता कि ये पॉइंट कहाँ पर है, लेकिन जैसे मैं कह दूंगा कि बताओ ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट से कितना है, तो आप कह देंगे सर इस कोऑर्डिनेट से x लेंथ है और y हाइट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। समझ गए। तो वही कहानी है इसमें, देखो वही सब चीज़ें लिखा है, स्लोप, जनरल फॉर्म, लाइन का स्लोप हो गया, पॉइंट टॉप स्लोप हो गया, मिड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब लिखे हैं। जो ज़रूरत जहाँ आएगी मैं उसको बता दूंगा। बेसिक इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दे रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे समझना है। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट की लोकेशन नहीं पता मुझे, तो मैंने क्या किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 एक्सिस का मैंने बनाया है, आगे 3 एक्सिस का भी आप पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई का। ये ओरिजिन हो गया, ये आप ध्यान से देखें तो एक्स में कितना डिस्टेंस x, वाई में कितना हाइट है y, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गए
एक्स कामा वाई। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। समझ गए। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आगे पढ़ोगे आप लोग ये क्या होता है। इसके अलावा देखो इसमें जो बाकी फार्मूले लिखे हैं, ये स्लोप जनरल फॉर्म, स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट, वो लाइन के लिए होता है। मैं लाइन के लिए अगर समझाऊँ आपको, आगे बाकी ग्राफ भी समझोगे आप, बेसिक लाइन के लिए बस समझ लो। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म होता है। सी लाइन है, ठीक है, x 0 रख दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c हो जाएगा प्लस सी। तो ये लाइन बेसिकली ऐसे जाएगी। इसका ये स्लोप m हुआ, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। ये y इंटरसेप्ट करता है, पीछे ऐसे आएगा। अगर ये c की वैल्यू 0 हो जाए तो ये लाइन ऐसे जाएगी ओरिजिन से, ये थीटा हो गया, इसे कहते हैं m टेन थीटा को, और टेन थीटा इक्वल टू m इक्वल टू वाई बाई एक्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा। आप आगे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये कॉनिक सेक्शन में देखो, जो ग्राफिकल स्टडी करेंगे आप उसमें ये सब दिखाया पहले से। देखो कुछ चीज़ें जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको एक बार माइंड में बाउंस बैक या रिव्यू करा दे रहा हूँ ताकि कल को दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टू लाइन पर ये लाइन गई कि नहीं गई। ये देखो y इक्वल टू एक्स पर है, ये एम एक्स फॉर्म में है, इसका जो स्लोप है वो 1 दिया है। ये एब्सोल्यूट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में, अगर एक्स स्क्वायर फॉर्म में कोई ग्राफ है तो पैराबोला होगा। देखो यहाँ पर, ये देखो ये पैराबोला फॉर्म में, ये अंडर रूट एक्स का फॉर्म ऐसा है, यही पैराबोला है। अंडर रूट एक्स का फॉर्म पैराबोला सिमेट्रिक फॉर्म में। ये हाइपरबोला है 1 अपॉन एक्स, जब भी y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आएगा वो ग्राफ ऐसा होगा। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर्म में ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि निगेटिव नीचे नहीं जाएगा, दोनों साइड अपोजिट रहेगा। एक्स की वैल्यू माइनस हो सकती है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो y हमेशा ऊपर ही प्लस रहेगा। ये देखो सर्किल है, ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, और ये पैराबोला। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल, ठीक है। ये डायग्राम देख सकते हो। सर्किल में आपको एक क्वेश्चन दिए है नीचे, जनरल अगर ओरिजिन से जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या सी स्क्वायर आएगा। कॉनिक सेक्शन में अगर आप देखें ध्यान से तो हाइपरबोला का जो होगा, जो इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। हाइपरबोला का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैराबोला का होता है सिंपल सा फॉर्म कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये सारे फॉर्म आपको जब ग्राफ आएंगे दिखेंगे। ध्यान देना, कहीं भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो पैराबोला होता है। जहाँ पर भी आपको y इक्वल टू 1/x फॉर्म दिखे वो हाइपरबोला होता है। एलिप्स में ये फॉर्म बनेगा और सर्किल में ये फॉर्म बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मैंने बता ही दिया है आपको अभी। स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म कैसे होगा ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ये स्लोप हो गया आपका, सॉरी ये स्लोप, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका सी है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हाइट क्या है, ये जब x 0 होगा तो y की वैल्यू है, यानी कि ये सी। माइनस होगा तो ऐसे जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। लिखा है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लिखा है अगर, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में अगर x 0 हो गया तो y माइनस सी में हो गया, तो y माइनस सी में हो गया तो ये ऐसे जाएगा, ये नीचे माइनस सी आ गया। तो ये सारे ग्राफ आपको दिखेंगे। जैसे लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसका ग्राफ बेसिकली आपको समझ जाना चाहिए कि y एक्सिस में जाएगा, x कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो y के पैरेलल ऐसे ग्राफ बनेगा, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला ग्राफ बनेगा ऐसे। अगर ये लिखा है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका ग्राफ होगा ऐसे, सॉरी यहाँ नीचे टच नहीं होगा, अरे यार ऐसे। e की पावर x का ग्राफ आप समझेंगे अगर, तो वो ऐसे होता है, निगेटिव में हो जाता है,
ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हो, वो निगेटिव फॉर्म में जाता है। जैसे कुछ ग्राफिकल डिस्कशन आगे हम करेंगे एप्लीकेशन में, यहाँ तुम लोग को ज़्यादा कोई ग्राफ का मतलब इम्पोर्टेंस है, ग्राफ के एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, लेकिन डायरेक्ट ग्राफ कैसे समझना है उसके लिए आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा वन डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन दूँ कि लिखा है आपका कि इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड फाइंड द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो देखो बेसिकली एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टी आ गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया ए इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो अगर इसको, तो ए तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एस प्रोपोर्शनल डेल्टा टी स्क्वायर या एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ। तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, पैरा, ये टी को शो करेगा, ये एस को शो करेगा, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो बेसिकली आपका आएगा, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन है मतलब कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, तो पैराबोला कैसा होगा, इंक्रीजिंग पैराबोला, टाइम के साथ इंक्रीजिंग, तो पहले ऐसे होगा तो आपका ऐसे इंक्रीजिंग पैराबोला। यही ये रिटार्डेशन होता है, निगेटिव ए हो जाता है, तो ये जो ग्राफ होता वो डिक्रीजिंग पैराबोला होता, वो ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में भी आपने काफ़ी चीज़ें बेसिक पढ़ी होंगी, तो फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ठीक है, ये एक बार देख लेना अच्छे से। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का है फॉर्म, ये वैल्यूज़ का है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज है, ये हाफ एंगल है, ये पाइथागोरन है, ये सम एंड डिफरेंस है, और ये जनरल फार्मूला सेक ऑफ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। मैंने कोई बेसिक फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रायंगल है, यानी ना इसमें हमेशा एक ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये थीटा अगर हो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड होगी वो बेस होगी। तो इसको आप इसको एच से डिनोट कर सकते हैं, इसको बी से डिनोट कर सकते हैं, इसको बी से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनके फॉर्मूले अगर आप लिखना चाहें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा जस्ट टैन का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 90 थीटा के सामने, ये बी सी अपॉन बेस है ए बी, कॉट थीटा उसका अपोजिट ए बी अपॉन बी सी, ये कॉस का अपोजिट ए सी अपॉन ए बी, और ये कॉसेक का अपोजिट तो ए सी अपॉन बी सी। ये बेसिक फार्मूला होगा। एक क्वाड्रेंट फार्मूला थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब वैल्यू चेंज करना होता है तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो जब वैल्यू चेंज करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। जैसे आपको ये देख लीजिए, कहाँ इसमें नहीं दिए क्या, नहीं इसमें नहीं दिए, चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो, अब जैसे वैल्यू चेंज करना होता है तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इसमें दिमाग में अपने,
कि जब 0 हो थीटा की वैल्यू, या 180 हो, या 360 हो, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन जब थीटा 90 हो और 270 हो तो रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और कौन किस में चेंज होता है इसमें, इसको भी ध्यान से देख लो आप लोग। तो जब रेशियो चेंज होंगे तो साइन होगा चेंज कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। अरे यार, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में। सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, साइन मान लो 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं साइन, मैं लिखता हूँ चेंज वाले के लिए, ठीक है ना, आप उसके निकालना। 270 माइनस 10 निकालना है तो 60। तो इसको क्या लिख देंगे आप, सीधे सीधे लिख देंगे, सॉरी, साइन 270 है तो 270 में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो साइन को लिख देंगे यहाँ पर कॉस सीधे एंगल 270 माइनस ये 270 से माइनस इसमें आ रहा है, इसमें टैन और कॉट प्लस होंगे, साइन नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस कॉस 60, तो माइनस कॉस 60 होता है 1/2। तो आपकी जो टैन सॉरी साइन 210 की वैल्यू होगी क्या होगी, -1/2 वैल्यू। ये निकालने का तरीका होता है, इसको एक बार आप रफ में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरल अलजेब्रा। ये भी आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो इसको एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, क्या कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अब ये हो गया तो हो गया। अरे यार, ये पेन कहाँ, पेज कहाँ से आ गया। ठीक है, रहने दो, इसी को इसी तरह पढ़ो और बाद बताएंगे। ये स्क्रीन का एक्स्ट्रा पार्ट आ गया थोड़ा सा। चलो देखो, ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, तो उसको धराचे आदि से भी कर सकते हो। और एक तरीका होता है कि ए सी को मल्टीप्लाई करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो कि बी की वैल्यू आ जाए, है ना। तो वो आपको तरीका पता होगा। इसके बाद एक होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी अगर फिनोमेना हो रही है तो नंबर ऑफ टाइम अकर्स, ये कह सकते हो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो नेक्स्ट समझ लो पेज में ये है जैसे, अरे यार ये क्या, सॉरी, पूरा यही खत्म हो गया।
चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बात किसी। जैसे मान लो ये कोई कॉइन है, कॉइन में दो फेज होते हैं, एक हेड दूसरा टेल। अगर इसको तुम फेंक रहे हो तो मान लो हेड आ रहा है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 टाइम कि 1/2 टाइम। ये कैसे पता चला, देखो टोटल कंडीशन कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। टोटल कंडीशन है, देखो ये तो टेल आ सकता है, ये तो हेड आ सकता है, मतलब 2, और उनमें से हेड आने की कितने चांस है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया, 1/2। ऐसे डाइस होती है, जब डाइस आप पढ़ोगे, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल इसलिए ज़्यादा डीप में जा रहा क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। डाइस में एक 1 कौन होता है, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो मान लो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कैसे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल कितने होती हैं, 6 पेज होती हैं। इवन कितने में होता है, 2 4 6, 3 इवन होते हैं तो 3, तो 3 2 जा 6, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2 हो गया। ऐसे अब देखो ये सब चीज़ें हैं जो एग्जाम में एक क्वेश्चन में आते रहेंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं ले रहा। रही बात आगे जो इसके टॉपिक्स हैं, तो उसमें अब सीधे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के बारे में हम सीधे जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं मैथमेटिकल अब ज़्यादा नहीं जा रहा। बेसिक आपको समझना जरूरी था, एक बार इस पीपीटी को देख लीजिएगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लगे वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल से, नया टॉपिक या नया लेक्चर कर सकते हैं फिजिक्स का जो मेन स्टार्ट होगा, वो 1 डायमेंशनल फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे या तो परसेंट एरर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, वहीं से मेन फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट होगा। जो परसेंट एरर है वो थोड़ा सा मेजरमेंट का ही पार्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच।